आज हम अपने आप शैक्षिक जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारी टीम यहाँ से डाइट से होस्ट कर रही है। तो ये पहले तो इस टीम का परिचय करवा दें कि टीम में है हमारे सम्माननीय प्राचार्य महोदय श्री निहाले सर, एपीसी महोदय श्री लोनारे सर, और साथ में है श्री उपलाल भगोरे, सुश्री नेहा दुबे, श्री यादव, श्रीमती भावना, श्री रघुवीर सोलंकी, श्री सुरेश चंद्र राठौर, श्रीमती रितु गुप्ता, बीएससी जनपद शिक्षा केंद्र राजपुर। ये संवाद जैसा हम हर महीने हमारा होता है और आप सभी को पता है कि इसमें हम किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसी विषय पर पहले राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद होता है और उसके बाद में जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद होता है। तो इस समय शैक्षिक संवाद का इस बार जो विषय है, कक्षा में आकलन। हमारे सभी जितने भी शिक्षक साथी बीएससी, सीएससी और बीआरसी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि सभी को पता है कि राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद पहले होता है, उसके बाद में जिला स्तरीय। तो ये देखने में आ रहा है कि हमारे जो राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद में हमारे बहुत कम शिक्षकों ने सहभागिता की है। और जहाँ तक मैं सोच रही हूँ कि हमारे साथ राज्य से श्री देवेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और शीतल चौरे भी हैं हमारे साथ में, राज्य से हैं ये। और राज्य ने इस बात पर काफी नाराजगी व्यक्त की है कि हमारे जो राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद होता है उसमें हमारे शिक्षकों की सहभागिता कम है, और जिन्होंने की है तो उन्होंने प्रॉपर फीडबैक फॉर्म भी नहीं भरे हैं। तो कृपया थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हम जो भी काम करते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होता है, इससे हम किसी सार्थक परिणाम पर पहुंचना चाहते हैं। तो पुनः हम उसी अपने ट्रैक पर आते हैं कि इस शैक्षिक संवाद के बाद भी आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। देंगे ना रघुवीर सर? जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद के बाद भी एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको फिल करना है। एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, फीडबैक में बार बार ट्रेनिंग में कई पिछले वर्षों से बता रही हूँ कि अपनी कार्य पद्धति आपके और हमारी कार्य पद्धति में और अधिक सुधार के लिए जो किया जाता है उसे फीडबैक कहते हैं। तो चलिए हम आते हैं कक्षा में आकलन। आकलन से मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पे शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है? मूल्यांकन हो, आकलन होता है, एक हम सतत मूल्यांकन करते आ रहे हैं, उसी के पैरेलल है आकलन। तो आकलन में भी यही देखा जाता है कि बच्चे की शैक्षिक प्रगति कितनी है और सह शैक्षिक प्रगति कितनी है। आकलन इसलिए नहीं होता है कि हम केवल एक प्रोसेस है इसलिए करके रख दें। आकलन के बाद में वो ये निदानात्मक है। आकलन सुझावात्मक होता है, निदानात्मक होता है कि यदि बच्चा कहीं पर किसी फील्ड में कुछ पीछे है तो हमारी तरफ से ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी जिससे कि वो अपने जो मूल धारा है उसमें वो आगे बढ़ सके। अभी हमारे यहाँ पे जो मिशन अंकुर के तहत एफएलएन का प्रोग्राम चल रहा है, तो कक्षा 1 और 2 में हमारे टीचर्स ट्रैकर के द्वारा आकलन कर रहे हैं। ये एक आपको दिया गया है ट्रैकर, लेकिन हमारे शिक्षकों के पास भी कुछ विधाएं होती है जिसके माध्यम से हम आकलन करते रहते हैं। और उस आकलन के बाद में आकलन यानी किसी भी बात को जो हम कह रहे हैं तो उसका हमारे पास कोई ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। सभी साथी हमारे माइक बंद कर लें प्लीज। सभी से मेरा अनुरोध है कि इस शैक्षिक संवाद के दौरान बहुत अच्छी चर्चा होगी, तो अपने माइक कृपया बंद रखें। शीतल मैडम को भी मैं देख रही हूँ, तो मैं उनका भी डाइट बढ़वानी की ओर से स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन है। जी मैम, धन्यवाद। और आप लोगों ने सेटिंग बहुत अच्छी की है। सभी लोग एक तरीके से जो प्रतिभागी हैं सभी एक दूसरे को देख पा रहे हैं।
तो मैं भी सच में सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी शिक्षक अगर अपना माइक म्यूट रखेंगे तो हम चर्चा को अच्छे से सुन पाएंगे। और मुझे आशा है कि आप लोगों को भी मौका मिलेगा बीच में अपने विचार रखने का। जी मैम, आप वापस शुरू कर और सकते हैं। आप सभी को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और इसके अलावा आप चैट बॉक्स में भी अपनी बात रख सकते हैं। कुल मिलाकर हम सभी का टारगेट एक ही है कि हम अपने कक्षा शिक्षण को किस प्रकार बेहतर बनाएं और आकलन इसलिए करना है जिससे कि हमें पता चले कि हम कहीं पर यदि मान लो कुछ लैक्यूना है, कुछ कमी आ रही है, तो उसकी हम पूर्ति करके और अच्छे अपनी शिक्षण को प्रभावी बना सके। तो धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं सम्मानीय प्राचार्य महोदय को माइक दे रही हूँ कि वे अपना बात कहेंगे। और मैं जिले को, पूरे जिला सुन रहा है, जिले को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो हमारी शैक्षिक संवाद की टीम यहाँ बैठी है, क्रीम टीम बैठी है और ये आप ही लोगों में से है। तो हम इसको और अच्छे से बेहतर बनाएं और अगले राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद में हमारे अन्य टीचर्स भी शामिल हो, जिससे अगला जो हमारा शैक्षिक संवाद होगा उस समय हम नए लोगों को भी यहाँ पर बुला सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आज के इस शैक्षिक संवाद में यहाँ और समक्ष में उपस्थित सभी साथी, हमारे डाइट से सबसे वरिष्ठतम मैडम बाहर मैडम, हमारे साथ उपस्थित एपीसी, बीआरसी, बीएससीज और शिक्षकगण, और हमारे बहुत निकट के सहयोगी श्री सोलंकी जी। साथियों, आज का विषय आकलन है और इस संबंध में मैडम ने आपको बहुत सारी बात बताई है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि बीच में जो आप अनम्यूट कर लेते हैं अपने माइक्स, वो म्यूट करके रखें। जब भी आपको बोलने की आवश्यकता हो या आप जब बोलना चाहें तभी आप उसे अनम्यूट करें, तो हमारा संवाद आपस में बेहतर रहेगा। आज की जो हमारी टीम यहाँ पर है, इनमें से बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बताएंगे और उन पर गौर करना है। मेरा आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आकलन के संबंध में, उन्हें आप नोट भी करते रहें। तो आने वाले समय में आपको क्लासरूम टीचिंग में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और कुल मिला के हम बच्चों का कक्षा शिक्षण को कैसे बेहतर करें, इस संबंध में भी चर्चा का दौर ज़्यादा रहेगा। तो उम्मीद है कि आज की हमारी जो ये शैक्षिक संवाद है ये बहुत ही बेहतर रहेगा आपके सहयोग से, और आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। थैंक यू। हमारे साथ में हमारे एपीसी एकेडमिक श्री लोनारे जी भी उपस्थित हैं, वे भी अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं। सभी को नमस्ते। साथियों, जैसे आज राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जो निर्धारित बिंदु है, हम उस पर तो काफ़ी गहनता से हमारी पूरी टीम उस पर बातचीत करेगी। आप लोगों के सुझाव भी उसमें हम लोग शामिल करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। कुछ एक दो चार इश्यूज थे, एकेडमिक इशू हैं, जो अभी वर्तमान के लिए काफ़ी उनकी सार्थकता है। तो मैं बहुत कम समय में, शॉर्ट में वो बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जिले भर के सभी शिक्षक साथी इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए रिलेवेंट भी है कि हम उन चीज़ों पर डिस्कस करें और उन चीज़ों को भी हम साथ ही साथ करते रहें। सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि हमने जिला स्तर पर एक अकादमिक कार्य योजना तैयार की है डाइट और जिला शिक्षा केंद्र की तरफ से, और वो कार्य योजना आपके बीच में हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी को शेयर कर रहे हैं। उस कार्य योजना के अनुसार हमें पूरे जिले में उस कार्य योजना के अनुसार कार्य करना है। उसमें हमने बहुत गहनता के साथ में जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे था 2017-2021 वार्षिक परीक्षा जो हुई थी लास्ट ईयर 5वीं 8वीं की, उसमें जो हमारे लर्निंग आउटकम्स थे जिनमें हमारी कुछ कमियां थी, उन सब का विश्लेषण करते हुए कार्य योजना बनाई है। मेरे ख्याल से सभी शिक्षकों के लिए और हर कक्षा के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उस कार्य योजना को हम लोग आपके बीच शेयर कर रहे हैं। हमें आगामी समय में उस कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया को करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है
NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्ज़ाम जो होने वाली है 6 नवंबर को, जिसकी एग्ज़ाम है और जिसकी तैयारियां आप लोग कक्षा स्तर पर करवा रहे होंगे, उस परीक्षा के लिए हम लोग कंटिन्यू कुछ न कुछ सामग्री आप लोगों को भेज रहे हैं। परीक्षा उपयोगी सामग्री आप तक पहुंचाई जा रही है। कुछ जैसे इसमें OMR शीट पर परीक्षा होती है, तो OMR शीट भी हम लोगों ने आपको शेयर की है, तो आप उन पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो वो हमें बहुत अच्छे से करवाना है, क्योंकि 1000 रुपये महीना बच्चे को छात्रवृत्ति इसमें मिलती है और हमारे जो अधिकांश बच्चे हैं वो कमज़ोर वर्ग के हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। हमारा थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मदद उनको बहुत आगे पहुंचा सकती है। तो हमें उस NMMS परीक्षा को भी कंटिन्यू उन्हें सपोर्ट करना है, जितना भी हम लोग कक्षा में हम कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कक्षाएं भी आप लोग, जैसे कुछ खबर आ रही है कि कुछ जगह से स्पेशल क्लासेस चल रही है, टीचर उसमें एक एक्स्ट्रा पीरियड भी ले रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बातें हैं। और जो साथी हमारे इस काम में भी कुछ विशेष प्रयास कर रहे हो, तो उनके भी हम यहाँ पर अनुभव लेना चाहेंगे। तीसरी बात जो थी, अर्धवार्षिक परीक्षा, जैसे आपको पता है कि ये भी 7 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। NMMS एग्ज़ाम के अगले दिन से ये स्टार्ट होगी, तो इसकी तैयारियों से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपको जैसे पहले से ही सूचना दे दी गई थी कि N-1 पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, तो आप सभी क्लियर रहें, बच्चों को उस हिसाब से भी तैयारी कराएं, ताकि, क्योंकि इसमें इस बार इस तरह का सिस्टम है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के मार्क्स वार्षिक परीक्षा में भी इसमें वेटेज मिलेगा, तो इससे हमें अच्छे से करवाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी बच्चे हमारे इसमें पार्टिसिपेशन करें। कोशिश हमारी ये रहे कि हमारी शाला में जितने भी बच्चे दर्ज हैं वो इस परीक्षा में शामिल हों। कुछ इंस्ट्रक्शंस BRC BSc के लिए भी थे, जैसे प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी मान्यता प्राप्त जितने भी स्कूल्स हैं और शासकीय अनुदान प्राप्त है, वहाँ पर भी अर्धवार्षिक परीक्षा इस बार एक साथ होना है। तो उनकी मीटिंग करके और उनसे प्रश्न पत्र हमें एक सेट में लेना है, तो ये चीज़ें भी हमें करवानी है। एक अगला जो बिंदु था वो FLN मिशन जो हमारे पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसमें हम कक्षा 1 और 2 के सभी शिक्षकों को हमने ट्रेनिंग प्रदान की है, और जो बचे हुए कुछ शिक्षक थे जिनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है, तो पहली और दूसरी कक्षा के लिए ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं, और इन लक्ष्यों को हासिल करना हमारे लिए एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक प्रशासक के रूप में हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन लक्ष्यों को पहचानते हुए कक्षा 1 और 2 में FLN मिशन के अंतर्गत जितने भी कार्य हमें सौंपे गए हैं उनको हम सही तरीके से सही और समय सीमा में उसको कंप्लीट करें। इसमें 2 बातें मैं जोड़ना चाहूँगा। एक तो विद्यालय स्तर पर भी एक FLN समिति का गठन करना है। अधिकांश विद्यालयों में इसका गठन कर लिया गया होगा, लेकिन कुछ जगह पर अभी इस तरह का कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हुई है, तो वो हर स्कूल में FLN समिति का एक गठन कर लें और उसमें सारी चीज़ें अपने जो FLN से रिलेटेड है वो शेयर करें। इसी तरह से जनशिक्षा केंद्र स्तर पर भी जनशिक्षा केंद्र स्तरीय FLN समिति का गठन किया जाना है, और हर बिंदु पर डिस्कस करें, हम हर स्तर पर डिस्कस करें। और डिस्कस करने से क्या होता है कि काफ़ी तरह तरह के जो विचार होते हैं वो सामने आते हैं, और उसमें एक समाधान भी हमें मिलता है। तो ये कार्य हमें करना है। और जैसा कि स्टार्ट में मैडम ने बताया था कि शैक्षिक संवाद में ये सहभागिता करना हम सबके लिए अनिवार्य है। राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद जो होता है उसमें हमारे ज़िले की जो सहभागिता है वो काफ़ी कम, पिछले 2 बार से 3 बार से हम देख रहे हैं काफ़ी कम उसमें सहभागिता हो पा रही है। तो आप सभी साथी जितने भी आज जुड़े हुए हैं, और जो साथी जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको भी आप ये बता दें कि आप इसमें शैक्षिक संवाद में सहभागिता करना सबके लिए अनिवार्य है। जितनी ज़्यादा हम इस तरह की गतिविधियों में भाग लेंगे, उतने ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और लास्ट में जो सतत मॉनिटरिंग वाली बात है, जिस पर आज ये फोकस है और जो जिस पर हमारी पूरी टीम विचार करने वाली है, बातचीत करने वाली है, तो उसको आप अच्छे से लें। और आपके पास कोई बहुत, अगर लगता है कि हमारे पास कुछ मौलिक सुझाव हैं, तो आप उसको ज़रूर शेयर करें। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे कि सर ने बताया, आदरणीय प्राचार्य सर ने, कि शैक्षिक संवाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैम ने भी हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि शैक्षिक संवाद में, पिछले शैक्षिक संवाद में भी हमने कई सारी चर्चाएं की थी, और आज के
आज के शैक्षिक संवाद में हमारा जो टॉपिक है कक्षा में आकलन। तो कक्षा में आकलन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कक्षाओं में संचालन जो हमारा विद्या संबंधी चल रहा है उसमें आकलन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आकलन समय समय पर हम अपनी कक्षाओं में करते हैं और उसे और कैसे विधिवत कर सकते हैं या क्या हमारे अच्छे अनुभव हैं, इस पर आज हमारी विस्तृत चर्चा होगी। तो आदरणीय प्राचार्य महोदय, एपीसी सर और मैडम के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हम आपकी कार्यशाला को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो शैक्षिक संवाद का कार्यक्रम है, तो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारी चर्चा आज की प्रारंभ हो रही है वो है कक्षा में आकलन से। तो आज का जो पहला हमारा चर्चा का बिंदु है वो है कि आकलन क्या है। वास्तव में आकलन को हम क्या मानते हैं, आकलन से हम क्या समझते हैं, इस बात से हम हमारी चर्चा शुरू करें। धन्यवाद मैम, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे शैक्षिक संवाद में। मैडम ने जैसे कि बताया कि आकलन क्या है, तो आकलन एक भयमुक्त वातावरण में किया जा रहा है और हमारी स्कूलों में अब नवीन शैक्षणिक सत्र के बाद भयमुक्त वातावरण ही है बच्चों के बीच, क्योंकि अधिगम खेल खेल में किया जा रहा है और बाल क्रियाओं को देखते हुए अधिगम कराया जा रहा है। तो जिसमें आकलन का जो मुख्य बिंदु है कि आकलन को कैसे पता करें कि बच्चे ने कितना अधिगम किया है और अधिगम का स्तर उसका कितना है। तो मैं उसको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगी कि जैसे आप दो ग्लास देख रहे हैं मेरे पास, एक ग्लास पानी से भरा हुआ है और एक ग्लास थोड़ा कम भरा हुआ है। तो आप इसे देखकर बता सकते हैं कि किसमें पानी अधिक है और किसमें कम है। तो निश्चित तौर पर आप देख के बता देंगे कि इसमें जो है पानी फुल भरा हुआ है और इसमें कम भरा हुआ है। तो हम इस प्रकार से इस उदाहरण के माध्यम से छोटा सा हमारे पास आकलन निकल के आया है कि हम स्कूल में भी बच्चों पर किस प्रकार से आकलन करेंगे, कि हमारे बच्चे पर हमें किन समूह के बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी हमारे अंकुर समूह और तरुण समूह बटे हुए हैं हर स्कूल में। तो जो हमारा अंकुर समूह है जिस पर हमें अधिगम उनके पास कम है स्तर, तो हमें उस पर अधिक ध्यान देना है और हमारे पास किन रणनीतियों से हम इन पर और अधिक ध्यान दिया जा सके, हम ऐसी कौन सी शैक्षणिक रणनीतियां तैयार करें जिससे हम इस बच्चे पर या इस समूह पर अधिक ध्यान दे सके। जैसे कि एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर तरह के मरीज उनके पास जाते हैं, तो वो सभी को एक तरह का इलाज नहीं करते हैं, वो मरीज देखकर इलाज करते हैं। जिसे एक्सरे की आवश्यकता होती है उसे एक्सरे होता है, जिसे सोनोग्राफी की आवश्यकता होती है उसे सोनोग्राफी की जाती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो आकलन है उसमें आकलन के बाद जो रचनात्मक आकलन होता है, आवधिक आकलन होता है जो हम हमारी संस्था में करते हैं, तो उसके बाद हम ये रणनीतियां तैयार करेंगे कि हमारे कौन से समूह के लिए हमें किस प्रकार की शैक्षणिक गुणवत्ता की आवश्यकता है, हमें और किस तरह से नई शैक्षणिक नीतियां बनानी है। और आकलन के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारा बच्चा किस स्तर में है, किस स्तर का है बच्चा और किस स्तर में है। तो आकलन और मूल्यांकन दोनों एक ही चीज है, आकलन और मूल्यांकन दोनों एक ही है, लेकिन आकलन का जो स्तर है वो कम पैमाने पे किया जाता है। जैसे हमारा जो अभी अंकुर समूह में आकलन हो रहा है उसमें 12वें सप्ताह, 18वें सप्ताह, 24वें सप्ताह और 30वें सप्ताह में आवधिक आकलन किया जा रहा है। तो इस तरह से हम आकलन को विभाजित करके बच्चे को देखते हैं। तो इसी प्रकार जो मूल्यांकन होता है वो बृहद पैमाने पे होता है, बड़ा पैमाने पे किया जाता है, जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और आकलन भी हमारा परीक्षा दौरान तक, मुख्य परीक्षा तक चलेगा। तो आकलन से हमारे पास ये निकल के आता है कि हमारा जो बच्चा है उसे हम और कौन सी नई रणनीतियां तैयार करें, नई नीतियों से हम पढ़ाएं जिससे वह अधिक से अधिक अधिग्रहण कर सके। तो उसके अंतर्गत आकलन का भी 4 स्तर होते हैं कि पहचान करना
कि हमें सबसे पहले आकलन के अंतर्गत पहचान करनी है कि हमारे पास कौन से समूह के बच्चे हैं। हमें समूह विभाजन करना है कि हमारे पास इस समूह में इस तरह के बच्चे हैं, जैसे कि बच्चे बहुत सारे होते हैं जिनमें अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, जो अक्षम बच्चे होते हैं, उनका एक समूह हमें अलग निर्माण करना है और उन पर हमें ज्यादा फोकस्ड करना है। तो इसी तरह मैंने जैसे ये पानी का उदाहरण दिया है कि हमारी स्कूल में सारे बच्चे एक समान नहीं होते, तो हम आकलन के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि हमें इन बच्चों के लिए कौन सी रणनीतियां तैयार करनी है, जो अक्षम भी बच्चे हैं हमारे पास, और हमें इनके ऊपर किस तरह से कार्य करना है। दूसरा होता है पात्रता, कि भाई पात्र बच्चे कौन कौन से हैं कि जिन्हें हम क्लास में डिवाइडेशन कर देंगे तो वो आपस में भी सीख सकते हैं। जैसे जोड़ी में सीख लेंगे बच्चे, स्व आकलन होता है, योगात्मक आकलन होता है, उसके बाद रचनात्मक होता है, आवधिक होता है, ये आकलन के प्रकार होते हैं। तो ये शिक्षण रणनीतियां हमें बना के करनी है। फिर आखिरी में आता है कि प्रगति को मापना, कि बच्चे की सह शैक्षिक और शैक्षिक प्रगति किस तरह से कहाँ हो रही है, हमें कौन से बच्चे पर किस तरह से ध्यान देना है। जैसे मुझे बच्चे को अगर कविता सिखानी है तो मैं कविता को किस माध्यम से बच्चे को सिखाऊंगी जिससे वो मेरे पास बिना डरे मेरे पास आए और उस चीज को सीख सके। उसकी भाषा में जाकर के, स्थानीय भाषा में जाकर के मेरी बात करने का तरीका अगर बहुत बेहतर रहेगा, या मैं जितना उससे घुल मिल कर पढ़ा पाऊंगी, तो वो आकलन करने में मुझे उतनी सहजता और सरलता महसूस होगी। मतलब हम ये मान के चले कि आकलन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि हम बच्चे के स्तर को पहचानें। बच्चा किस स्तर का है, विद्यार्थी किस स्तर पर है, उस स्तर को जानकर ही हम उसको आगे शिक्षण कार्य करवा पाएंगे और उसका आकलन विधिवत कर सकेंगे। तो आकलन के कुछ क्षेत्रों पर हमको ध्यान देना होगा, जैसे शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाना होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता को ज्ञात करना होगा, स्थान निर्धारित करना होगा और गुणवत्ता का भी निर्धारण करना होगा। साथ ही ये भी हमें ज्ञात करना होगा कि उसका पूर्व ज्ञान क्या है। ये सारी चीज़ों को हमको आकलन के साथ साथ लेकर चलना होगा, तभी हम विधिवत आकलन कर पाएंगे। तो एक और शब्द आकलन के साथ साथ जो चलता है, मुझे लगता है वो है मूल्यांकन। कई बार हमारे दिमाग में जब हम आकलन और मूल्यांकन दो शब्द चलते हैं तो उसकी भिन्नताओं के बारे में हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में आकलन और मूल्यांकन एक ही है या आकलन और मूल्यांकन दो अलग अलग शब्द हैं। तो आकलन और मूल्यांकन को लेकर हमारी क्या सोच है? आकलन और मूल्यांकन वास्तविकता में एक ही दोनों शब्द हैं या इनमें कोई अंतर है? जैसे अभी नेहा मैडम और भावना गुप्ता मैडम ने बताया कि आकलन क्या है, इस पे विस्तृत चर्चा की, तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं कि आकलन एक ऐसी व्यापक और बहुउद्देशीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी के सीखने के स्तर का पता किया जा सकता है। आकलन विद्यार्थी की समझ की गुणवत्ता के लिए होता है और शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए होता है, बेहतर गुणवत्ता के लिए होता है, और शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया के लिए बेहतर कर सकते हैं ताकि विद्यार्थियों के प्रदर्शन और सुधार के क्षेत्रों में प्रतिक्रिया प्रदान कर सके। अब आकलन क्यों आवश्यक है, यह मैडम ने अच्छे से कर दिया है कि यह ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालकों की प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। जब तक हमें बच्चों की प्रगति का पता नहीं रहेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मूल्यांकन अधिगम को सरल एवं सुगम बनाने का कार्य करता है। आकलन से यह पता लगाया जाता है कि बालक कहाँ पर समझता है। बच्चा जिस स्तर पर समझता है वहां से हम उसकी प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न आगे बनता है हमारे पास कि आकलन शिक्षण में कैसे उपयोगी है। बच्चों को पढ़ाते समय क्या सभी बच्चे एक समान रूप से सीख पाते हैं? तो इस पर हमें थोड़ी सी समझ बनाने की आवश्यकता है कि कैसे उपयोगी है। वह आकलन का उपयोग विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया और अनुवर्ती काम की व्यवस्था करने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित करने के साधन के रूप में करता है ताकि कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सुधारा जा सके और विद्यार्थी की प्रोफाइल की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत हो सके। जब तक विद्यार्थी की प्रोफाइल हमारे सामने नहीं होगी तब तक हम आकलन को सही समझ नहीं पाएंगे और उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आकलन हमारे लिए एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसे हमें प्रत्येक शिक्षक को फॉलो करना है।
अब अगला प्रश्न हमारे बीच बनता है कि क्या सभी विषयों में आकलन समान रूप से किया जा सकता है? तो मैं समझता हूं कि सभी विषय में आकलन एक समान नहीं होगा। कारण है कि कोई बच्चा हिंदी में अच्छा एक्सपर्ट होगा, बच्चा हिंदी अच्छी समझता है, कोई भाषा गणित अच्छे समझता है, कोई अंग्रेजी अच्छे समझता है, कोई विज्ञान अच्छे समझता है। इसलिए यह कैसा पता लगाएगा? यह उसके कार्य करने, उसका व्यापक मूल्यांकन के दृष्टिगत रखते हुए, उसके प्रैक्टिस कार्य कैसा है, विषय पर उसने कितना कार्य किया है, जांच शिक्षक ने किस प्रकार की है, अवलोकन और उसका रिस्पांस कितना हुआ, इसके आधार पर हम विषयों का आकलन कर पाएंगे कि बच्चा कौन कौन से विषय को किस प्रकार सीख पा रहा है। अब आकलन द्वारा बालकों की प्रगति का स्तर का पता लगाया जाता है। विकास को निरंतर गति देना मूल्यांकन आकलन का हमारा उद्देश्य है। बालकों की योग्यता, कुशलता, क्षमता तथा गुण का पता आकलन के द्वारा ही लगाया जाता है। शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का पता भी आकलन के द्वारा लगाया जाता है। तो मॉनिटरिंग के दौरान जिले की टीम, बीएससी जनसक, डीआरसी महोदय जब विजिट पे जाते हैं तो इन प्रशिक्षण के मापदंडों को निश्चित रूप से के तौर पर शिक्षक और प्रधान को फीडबैक निरीक्षण टिप के माध्यम से दिया जाता है, अलग से क्लासरूम में दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस प्रकार से हम आकलन को अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू। यहाँ अभी कक्षागत आकलन के रूप में जब बात चल रही है तो मैं रितु गुप्ता, बीएससी मॉनिटरिंग कर्ता के रूप में अपना आकलन भी बताना चाहूँगी कि कक्षा में जब मॉनिटरिंग के दौरान हम जाते हैं तो हमारा भी आकलन का तरीका अलग होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि आकलन केवल बच्चों का किया जाता है या शिक्षकों का किया जाता है। आकलन हर किसी का होता है, वो एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो आकलन सभी का होता रहता है, इसमें कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का कि हम किसी प्रकार के बंधन में बंध कर आकलन कर रहे हैं या हमारा आकलन हो रहा है। ऐसे ही बच्चों का भी अगर आकलन एक स्वतंत्र माहौल में या आनंददायी वातावरण में आकलन किया जाए तो उसके एक परिणाम बहुत अच्छे हमारे सामने आते हैं। और इसी को देखते हुए मिशन अंकुर के तहत FLN के अंतर्गत हमारे शिक्षक साथी और हमारे बच्चे सभी अभी इसी स्वतंत्र वातावरण में अपना आकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो आकलन के दौरान बच्चे विभिन्न गतिविधियां करते हुए हमें नजर आते हैं। विद्यालय में बच्चा किसी प्रकार से भी अपनी बात को कहने के लिए संकोच नहीं करता है, वह अपनी बात स्वतंत्र रूप से मॉनिटरिंग के दौरान हमें कहता है। बहुत से स्कूलों में जब हम जाते हैं तो कक्षा 1 और 2 के बच्चे जब हमारा हाथ पकड़ के हमारे बोर्ड की ओर उन्हें लेके जाते हैं और बताते हैं कि आज मैंने ये अक्षर मन से लिखा है, तो एक हमारी मॉनिटरिंग का आकलन जो रहता है बहुत ही आनंददायी होता है। मतलब इसका आनंद केवल बच्चे या शिक्षक नहीं उठा रहे हैं, हम भी इसका आनंद बड़े उत्सुकता के साथ जाते हैं स्कूलों में और उसका आनंद उठाते हैं। इसी के दौरान मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि आकलन जो हो रहा है उसमें हमारे राज्य द्वारा कुछ कॉपियां या अभ्यास पुस्तिका भी दी गई है और वो अभ्यास पुस्तिकाएं भी उसी तरह रोचक है। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार के दबाव के माध्यम से बच्चे से कार्य करवाया जा रहा है। वो भी साप्ताहिक गतिविधियों पर आधारित है। एक वर्ण या एक शब्द पर एक पेज में चर्चा की जाती है और उस पर बच्चों एवं शिक्षक कार्य करते हैं। जैसे अभी मैडम द्वारा भी बताया गया कि 12वां सप्ताह हमारे यहाँ हिंदी के अंतर्गत चल रहा है, तो इसी प्रकार से उन पुस्तकों में दिन के हिसाब से कार्य दिया हुआ है और प्रत्येक बच्चे को वो पुस्तक प्राप्त है और वो बच्चे जब टीचर द्वारा गतिविधि करवाई जाती है तो उन बुक पर ध्यान देकर वो स्वयं उस काम को करते हैं। मतलब यहाँ जाकर हमें मालूम पड़ता है कि आकलन में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का बहुत महत्व है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक पेज में कोई बच्चा अगर कलर कर रहा है तो दूसरा बच्चा भी कलर ही करेगा। वो हो सकता है उस शब्द पे उंगली घुमा रहा हो या बिंदुओं के माध्यम से उस शब्द को जोड़ रहा हो, या हो सकता है कि वो और नया कुछ वहां पर कर रहा हो, और उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए भी उस पुस्तक में कार्य दिया गया है। अगर हम इसी के संबंध में बात करें, कुल मिलाकर हम कहेंगे कि हमारा जो आकलन है, हो या कोई सा भी आकलन, सकारात्मक सोच को लेकर होना चाहिए।
हमारे मॉनिटरिंग के दौरान जब हम विद्यालयों में जाते हैं तो हमारे जो आकलन का रहता है बिंदु, वह किताबों पर भी फोकस रहता है, साथ ही साथ कक्षा के माहौल पर भी निर्भर करता है। अगर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के द्वारा बच्चे हमें कुछ जवाब दे रहे हैं तो वहाँ हमें ये स्थिति क्लियर हो जाती है कि शिक्षक द्वारा आकलन का कार्य समय समय पर किया जा रहा है एवं जो शिक्षण गतिविधि शिक्षक करवा रहा है उसमें बच्चे सभी स्वतंत्र रूप से भाग ले रहे हैं। इस शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें यह लगता है कि हाँ, हमारे शिक्षक साथी इस पर कार्य कर रहे हैं एवं बच्चे भी इसमें रुचि के साथ कार्य कर रहे हैं। इसी के दौरान एक प्रश्न ये भी उठकर आता है कि शाला अवलोकन के दौरान की जांच कार्य के अवलोकन के दौरान शिक्षण की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें सुधार किस प्रकार से किया जाए। वाजिब है जब हम जाते हैं तो हमारे शिक्षक साथी हमारे बच्चों की जो बुक रहती है वो हमें दिखाते हैं, परंतु उसमें बच्चे द्वारा जो कार्य किया गया है हम उसी का आकलन करते हैं। बच्चे ने उसको किस स्तर पर समझा है ये जान पाते हैं। साथ ही साथ वो जो कार्य बच्चा कर रहा है उसे हमारे शिक्षक साथी फीडबैक के रूप में अंत में अपनी टिप भी लिखते हैं। उसके माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे शिक्षक साथी उस शिक्षण कार्य को किस प्रकार से करवा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो जरूरी नहीं है केवल कक्ष को देखकर या फिर किताबों को देखकर किया जाए। आकलन दोनों रूप में होता है, स्वतंत्र होता है और ये एक प्रक्रिया जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो मेरे विचार से अगर मैं बात कहूँ तो आकलन हर किसी रूप में एक सकारात्मक सोच को लेकर किया जाना चाहिए ताकि शिक्षक बच्चों का सही शिक्षण स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रयास करें। इसी के बाद में एक प्रश्न और उठकर आता है कि बच्चों का परीक्षा परिणाम केवल बच्चों का आकलन है या शिक्षकों का भी। जैसे मैं अभी आपसे दोनों बारे में बात कर रही हूँ, उसी प्रकार से ये नहीं है कि केवल हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं या शिक्षकों का आकलन हो रहा है। हमारी जो शिक्षण की गतिविधि है या जिस गतिविधि के माध्यम से हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं उस गतिविधि के द्वारा क्या बच्चा उस विषय की समझ पे पकड़ कर पा रहा है, क्या वो उस चीज को समझ पा रहा है। अगर हम गणित विषय में बात करें तो अगर हमारी जो गतिविधि हमने जो करवाई है, हमारे शिक्षक साथी ने जो गतिविधि संख्या ज्ञान के संबंध में करवाई है, वो गतिविधि के माध्यम से अगर हमारा बच्चा संख्या ज्ञान को सीख पा रहा है तो ये हमारा आकलन सही कहलाएगा। और साथ ही साथ अगर वो बच्चा उस गतिविधि के माध्यम से संख्या ज्ञान को जान पाया तो उस बच्चे का भी आकलन हो गया है। इस प्रकार से हम आकलन को सकारात्मक रूप में लेके चले, वो शिक्षक के लिए भी जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है। इस संबंध में अगर हम आकलन को अगर एक तरफा लेके चलेंगे तो थोड़ा सा हमारे मन में और बच्चों के मन में भी एक डर वाली भावना रहेगी। इसी प्रकार मॉनिटरिंग के दौरान भी हम अगर शिक्षक साथियों का आकलन करते हैं तो कक्षा में जाकर एक तरफ बैठकर हम उसका आकलन कर पाते हैं कि क्या हमारा शिक्षक उस गतिविधि को अच्छे कर पा रहा है। साथ ही साथ हमारे बच्चे भी उस गतिविधि के माध्यम से सीख रहे हैं। कुल मिलाकर आकलन हर किसी का होता है और उसके माध्यम से ही हम एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी वर्तमान में हमारे स्कूलों में FLN का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें तो 4 दिनों तक पढ़ा के 5वें दिन बच्चे का आकलन होता ही है, प्रतिदिन हो रहा है। तो उसमें हमारा जो प्रतिदिन वाला 4 दिनों में ही आकलन शुरू हो रहा है और 6ठे दिन हमको पूरा पता चल रहा है कि बच्चे ने कौन सा वर्ण सीखा है, कौन सी संख्या सीखी है। तो वो हमारा छोटा छोटा आकलन वहीं से होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो 12वां सप्ताह तक आते आते हमारे पास एक पूर्ण आकलन निकल के आ जाता है कि हमारे बच्चे को कौन कौन से वर्ण सीख लिए हैं और कौन कौन से वर्णों पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है या कौन कौन सी संख्याएं उसने सीख ली है
और कौन सी संख्या पर हमें नई गतिविधि के आधार पर उसे सिखाना है और उसे आगे ले जाना है। ठीक, धन्यवाद। जब हम आकलन करते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ आकलन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें वो परिणाम हमारी गतिविधियों पर प्राप्त नहीं होते। तो ऐसी अवस्था में हम और क्या अपनी तरफ से कर सकते हैं, या उस आकलन को एक सार्थक रूप देने के लिए कि परिणाम पॉजिटिव निकल के आए। जैसे होता है कि हम जिन परिवेश में काम कर रहे हैं वहाँ पर बच्चे उस लायक कभी कभी उस स्तर के हमें प्राप्त नहीं होते, या कहीं ना कहीं क्षेत्रीय परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि बच्चे उस दक्षता को नहीं प्राप्त कर पाते। तो ऐसी अवस्था में हम लोग और क्या कर सकते हैं जिससे कि हम चाहते हैं जिस स्तर पे बच्चे को लाना कि हमारे आकलन के सही परिणाम आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जो आकलन के लिए, आकलन में संवाद एक महत्वपूर्ण बात रहती है। कोई भी आकलन हम जो करते हैं संवाद का बड़ा महत्व रहता है। बातचीत, संवाद का मतलब होता है बातचीत।